चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 के बच्चों के साथ हम हैं और क्लास 12 के बच्चे आज पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है इसका? चैप्टर नंबर 5। उसका नाम क्या है? पृष्ठ रसायन। आप लोग हैं? यस सर। आप देख सकते हैं कि अब हम लोग क्लास 12 में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पृष्ठ रसायन। अगला जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है भैया? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, पृष्ठ को बोलते हैं सरफेस, और रसायन है तो इसको बोलेंगे केमिस्ट्री, यानी कि इसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना? 4 चैप्टर समाप्त करने के बाद आज हम लोग हैं 5वां चैप्टर में, और बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे हम लोग सारे चीजों को सीखेंगे। बहुत अकबकाहट नहीं है, हम लोग A to Z विषय को समाप्त करेंगे। इसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी होगा, है ना? अभी आप लोगों का पहला चैप्टर का टेस्ट हो गया है ना? पहला चैप्टर का इन लोगों का टेस्ट हो गया, दूसरा बाकी है, तीसरा बाकी है, चौथा बाकी है ना? तो सारे करेंगे। और जब केमिस्ट्री पढ़ा नहीं लगे, मैंने एक आध चैप्टर या इस चैप्टर के बाद अब बायोलॉजी शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी भी शुरू होगा और इसी तरह से उसका भी वीडियो बनेगा, यानी कि सामने से आप सारी चीजों के बारे में जानकारी लीजिए कि बच्चों को यहाँ पे कैसे पढ़ाई जाती है। ये हम पढ़ा रहे हैं गोह से, मैं बिट्टू सर। आप सभी लोग वीडियो को देखिए और पढ़ाई अच्छी लगता है तो जरूर जुड़िए, है ना? और आप सभी लोगों की कामयाबी की दुआ है कि आप लोग सभी कामयाब होइए, और यही तो हम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या चीज। हम लोग देख लेते हैं पृष्ठ रसायन के बारे में। किसके बारे में? पृष्ठ रसायन के बारे में, है ना? तो पृष्ठ रसायन में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है अधिशोषण। क्या नाम है? अधिशोषण। अधिशोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। अधिशोषण जिसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एडजॉर्प्शन, है ना? इसका अंग्रेजी अगर लिखिएगा तो हो जाएगा एडजॉर्प्शन। अधिशोषण, क्या नाम है इसका? अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब आप लोगों को समझा दे पहले, है ना? और उसके बाद हम आपको, है ना, इसका परिभाषा भी इसको समझना है, जितना उतना हम समझा देते हैं, है ना? सब समय लगता है चैप्टर में खत्म करने में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बहुत आराम से आप लोग सब समझते रहिए, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा, है ना, भार नहीं पड़े और आसानी से हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। देखिए, आप इस बात को समझिए, कुल मिला जुला करके अधिशोषण किसे कहेंगे? समझ में आ रही है बात ना? अधिशोषण बहुत ज्यादा भारी नहीं है कि हमको समझ में नहीं आएगा, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, सीधी सी बात है कि किसी ठोस या द्रव्य, किसी ठोस या द्रव्य के सतह पर, किसी ठोस या द्रव्य के सतह पर किसी पदार्थ का आकर्षित या उस पर एकत्रित हो जाना, उस पर क्या हो जाना? एकत्रित हो जाना अधिशोषण कहलाता है। जैसे देखिए, आप लोग हैं यहाँ पे, विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, है ना? आप लोग जब कोचिंग आते होंगे या शादी विवाह में जाते होंगे, तो शादी विवाह में जाने से पहले मेकअप करते हैं, तैयारी करते हैं। तो ये थोबड़वा जो हो गया आपका ये पदार्थ है, चाहे ठोस मान लीजिए, चाहे द्रव्य मान लीजिए, गाल नाक मुंह जितना भी है। अब किसी के यहाँ शादी में जाने से पहले लेकमे का हम लोग पाउडरवा नहीं आता है उसका, उसको क्या कहते हैं? फेशियल। ऐसे ऐसे लेकर के, है कि नहीं? अब कहाँ चिपकाते हैं? चेहरवा पर चिपकाते हैं कि नहीं? तो बोलिए, चेहरवा पर चिपकाते हैं? तो कोई माने ठोस या द्रव्य पदार्थ पर, है ना, कोई आकर के एक पदार्थ वो क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखिए, चिंटुआ के दीदी हम बना रहे हैं, है कि नहीं? देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं ना? ये क्या है?
यहां पर आकर के पूरा फेशियल कर रही है। क्या कर रही है पगली? पूरा एकदम उजला पाउडर लगा ले रही है। देखिए एकदम लगा लिया इसे, लगा करके क्या हो गया, पूरा एकदम गोरी हो गई। कैसा हो गई? गोरी। देख रहे कि नहीं? लिपस्टिक इसका लगाओ, इसको लिपस्टिक लगा दो। इसको देखिए यहाँ लिपस्टिक लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। यह देख लो पगली के कितना बढ़िया लग रही है कि नहीं? इसका भाव रंग देते हैं थोड़ा सा। इसका यहाँ पे क्या रंग दे रहे हैं? भाव। या पूरा एकदम इसका रंग आ गया, एकदम पतला भाव बनाइए, है ना। ब्यूटी पार्लर में से आई है अथी करवा करके, पूरा देखिए कितना सुंदर लगने लगी कि नहीं? तो यहां पर आप देखें क्या चीज कि कोई चेहरा है, इस चेहरवा पर कोई पदार्थ आकर के क्या हो गया? आकर्षित। क्या हो गया? आकर्षित। इसी को कहते हैं अधिशोषण। इसी को क्या कहते हैं? अधिशोषण। न समझ में आया? बोलिए ना जी। आ गया समझ में? देखिए जैसे हमको कहने का मतलब है, जैसे ये कोई ठोस पदार्थ है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई क्या है भैया? ठोस पदार्थ है। इस पर कोई कण बाहर से आकर के चिपक गया। कोई कण आकर के क्या हो गया? चिपक गया। देखिए चिपक गया, देख रहे हैं? चिपक गया, चिपक गया। चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है? तो ये जो चिपक गया बाहर से आकर के, तो किसी ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ पर आकर के चिपक गया, तो इसी बाहरी पदार्थ को चिपकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिशोषण। एकत्रित हो गया इस पर आकर के। जैसे आपका जैसे डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड पर आकर के धूली चिपक गया, धूल गर्दा क्या हो गया? चिपक गया। तो क्या हो गया? उसको क्या बोलेंगे? अधिशोषण। नहीं, कपड़वा पर देखिएगा, अभी आप एकदम नया नया पहन करके निकलिएगा रोड पे, और निकल करके शाम तक आइएगा ना, तो ये उजला से कैसा हो जाएगा? एकदम करिया टाइप का हो जाएगा। तो काहे करिया हो गया? तो कोई ना कोई चीज चिपक गया इस पर। तो यही चिपकने का मतलब क्या हुआ? आकर्षित हो गया, सट गया आकर के। आकर्षण का मतलब क्या? किसी में सट जाना, एकत्रित हो जाना, आ जाना, है कि नहीं? है कि नहीं? या देखते हैं कैसे हीरो हीरोइन आती है और धड़ाक से चिपक जाती है। तो जो चिपका वह क्या हो गया? अधिशोषण। क्या हो गया? अधिशोषण। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया? बहुत भारी है? नहीं है भारी। तो चलिए देखिए, तो अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम। क्या लिखे परिभाषा? आप बताइए हमको, आप ही बताइए, वैसे ही लिखेंगे। हाँ बोलिए। किसी ठोस या द्रव के सतह पर, किसी ठोस या द्रव के सतह पर, द्रव के सतह पर, द्रव के सतह पर, किसी ठोस या द्रव के सतह पर किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का आकर्षित या एकत्रित हो जाना, आकर्षित या एकत्रित हो जाना, एकत्रित हो जाना, एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। समझ में आ गया बात? समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो ठोस है, ये क्या है? ठोस। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? ठोस। ठोस है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इतना बड़ा कर देता भी नहीं है। ठोस है। उजला उजला जो रंग दिए वो क्या है? ठोस। क्या है वो? ठोस है। देखिए पूरा बढ़िया से इसको हम रंग दिए थे, रंग दिए थे, क्या है? ठोस है ये। ठीक है ना? भर देते हैं इसको बढ़िया से। ये पूरा ही ठोस है। ये जो लाल लाल जो लिखे हैं, है ना, ये क्या लिख रहे हैं? लाल लाल।
ये लाल लाल क्या है? ये है कोई बाहरी पदार्थ है जो आकर के इसमें क्या हो गया है? आकर्षित हो गया है, यानी कि इस पर एकत्रित हो गया है। इस ठोसवा पर क्या हो गया है? एकत्रित हो गया है। तो इसमें दो चीज है। इसमें कितना चीज हो गया है? दो चीज। क्या दो चीज हुआ? जरा आप हमको भी बताइए। एक तो ठोस है, ठोस की सतह है। क्या है? ये ठोस की सतह। ये ठोस की क्या है? सतह। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये ठोस की सतह है। तो ठोस की सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोषक। इस मैंने आकर्षित करने वाला है। ये क्या है? आकर्षित करने वाला। आकर्षित करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। तो इसको बोलते हैं हम लोग अधिशोषक। क्या बोलते हैं? अधिशोषक। तो अधिशोषक किसे कहते हैं आप बताइए हमको। तो अधिशोषक वह पदार्थ है जो किसी बाहरी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। अधिशोषक वह पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह क्या कहलाता है? अधिशोषक। आज जो खिंचा के पगली चली आई है, ये है क्या चीज? तो ये जो है अधिशोष्य है। ये क्या है? अधिशोष्य। समझ में आ रहा है बात? ये क्या है? अधिशोष्य। इसको बोलेंगे हम लोग अधिशोष्य। क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या कहेंगे? कि वह बाहरी पदार्थ जो किसी ठोस या द्रव पर जाकर के एकत्रित या आकर्षित हो जाता है। समझ में आ रही है बात? वह बाहरी पदार्थ जो किसी ठोस या द्रव पर जाकर के आकर्षित हो जाता है, अधिशोष्य कहलाता है। और अधिशोषक किसे कहेंगे? वह पदार्थ जो किसी बाहरी पदार्थ को आकर के है ना आकर्षित करता है, उसको क्या कहते हैं? अधिशोषक। और अधिशोषण किसे कहते हैं? किसी ठोस या द्रव्य के सतह पर कोई अगर पदार्थ आकर्षित या एकत्रित हो जाता है तो इसी चीज को क्या कहते हैं? अधिशोषण। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? है अधिशोषक, अधिशोषण, अधिशोषक, अधिशोष्य, तीनों समझ में आया? तो चलिए सीधा बैठ जाइए, सीधा बैठिए ना, है ना। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज पढ़ेंगे? अवशोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अवशोषण। अब हम लोग देख लेते हैं अवशोषण। अब क्या देख लेते हैं? अवशोषण। अवशोषण। अवशोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? एब्जॉर्प्शन। समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो अवशोषण किसे कहेंगे? देखिए बढ़िया से समझिए अवशोषण। जैसे इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। देखिए कैसे समझते हैं सर। क्या होता है? देखिए स्पंज देखे हैं? स्पंज, स्पंज मान के चलिए कि यहां पे स्पंज है, ठीक है। एकर यहां सिरा रखल है। क्या रखा हुआ है? सिरा। समझ में आ रही है बात? इस क्या रखा हुआ है? सिरा। सिरवा को इसमें क्या कीजिए? गोतिए। समझ में आ रही है बात? सिरवा को क्या, सिरवा इसमें है रखा हुआ, इसको स्पंजवा के इसमें डाल दीजिए। तो अगर हम लोग इसको इसमें डाल देते हैं, देखिए ध्यान से, तो ये पूरा के पूरा इसमें क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और जितना ये रस है सब इसमें घुस जाएगा। सब इसमें क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। घुसेगा कि नहीं? कहीं ज्यादा घुसेगा कि कहीं कम घुसेगा कि सब जगह बराबर बराबर घुस जाएगा? सब जगह बराबर घुस जाएगा, एक समान घुस जाएगा। घुसेगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि इसकी परिभाषा इस हिसाब से कैसे देंगे? और मैंने क्या किया? स्पंजवा क्या किया? रसवा को अवशोष कर लिया, मैंने टान लिया। सब हमने ना कहता कि सब रसवा के टान लिया, टान के लिया, एकदम चभर चभर हो गया। कैसा हो गया? चभर चभर, है कि नहीं? तो अब स्थिति को देखिए। अब अवशोषण इसी चीज को कहेंगे। किसको कहेंगे? किसी ठोस पदार्थ के संपूर्ण स्थूल में। संपूर्ण स्थूल के मतलब क्या? पूरा में, पूरा में। ये देखिए, ये यहां पे सतह पर आकर के चिपक रहा था, लेकिन इसमें कण सतह पर नहीं आएंगे।
इसमें जो कण होंगे अंदर तक घुस जाएंगे, यानी कि ये जो है ना ठोस ऐसे, तो इसके अंदर में जो है सब कण भर जाएंगे, इसका सब रस क्या हो जाएगा इस स्पंजवा में भर जाएगा। भरेगा कि नहीं भरेगा? तो इसी को बोलते हैं स्थूल। क्या बोलते हैं? स्थूल। तो किसी ठोस पदार्थ के संपूर्ण स्थूल में किसी पदार्थ का एक समान वितरण क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। क्लियर हो गया? इसको लिख दें, इस बतिया को क्या लिखें? बोलो। किसी ठोस पदार्थ को क्या लिखें? किसी ठोस पदार्थ को, है कि नहीं? किसी ठोस पदार्थ को, है ना, किसी ठोस पदार्थ को, ठोस पदार्थ के, है ना, किसी ठोस पदार्थ के, है ना, संपूर्ण स्थूल, कोई दिक्कत? संपूर्ण स्थूल, है ना, संपूर्ण स्थूल में किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का एक समान, किसी पदार्थ का एक समान वितरण, है ना, किसी पदार्थ का एक समान वितरण क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। कोई दिक्कत? अवशोषण कहलाता है। जैसे आप रुआ ले लीजिए, क्या ले लीजिए? इतना रुआ ले लीजिए और रुआ को किसी पानी में डाल दीजिए, तो उसमें पानी क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसमें पानी क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया? अवशोषण हो जाएगा, उसका एक समान हो जाएगा। अवशोषण कैसे होगा? एक समान हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? या मान के चलिए कि आपके पास है स्पंज है, उसमें आप सीरा में डुबाते हैं स्पंज को, तो एक समान सीरा क्या हो जाता है? सब में प्रवेश कर जाता है, संपूर्ण स्थल में उसका प्रवेश कर जाता है। समझे कि नहीं? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या लिख सकते हैं कि स्पंज जो है ना, स्पंज द्वारा जल का सोखना, स्पंज द्वारा जल का सोखना हो सकता है कि नहीं? उदाहरण में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अधिशोषण और अवशोषण दोनों समझ में आया? समझ में आया? अधिशोषण क्या हो जाएगा? अधिशोषण में संपूर्ण स्थूल नहीं होगा, उसका जो बाहरी सतह पर आकर के चिपकेगा तो वो हो जाएगा अधिशोषण। और जब संपूर्ण, है ना, जगह में वितरण होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषण। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन आता है आप लोगों को जम के, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताइए। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। तो आइए देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर तो कैसे लिखेंगे कि अधिशोषण एवं अवशोषण में निम्नलिखित अंतर है कि नहीं? ऐसे लिख लीजिए, अधिशोषण एवं अवशोषण में, है ना, निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। कोई दिक्कत है? निम्नलिखित अंतर है। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, क्या अंतर है? एक तरफ बना लीजिए अधिशोषण और एक तरफ बना लीजिए अवशोषण। एक तरफ अधिशोषण और एक तरफ क्या बनाइएगा? अवशोषण। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर। कोई दिक्कत है? अधिशोषण और अवशोषण में। अब देखिए यहां पर, अधिशोषण जो होता है, अधिशोषण
तो अधिशोषण पृष्ठ पर होता है, किस पर होता है? पृष्ठ पर होने वाली घटना है, जबकि अवशोषण क्या है? संपूर्ण स्थूल में होने वाली घटना है। आ रहा समझ में ना? तो इस बात को लिख दे, क्या लिखें बोलो? कि यह पृष्ठ पर होने वाली घटना है। कौन? अधिशोषण। यह पृष्ठ पर होने वाली घटना है, यह पृष्ठ पर होने वाली घटना है। यह पृष्ठ पर होने वाली घटना है। अवशोषण क्या है? तो यह संपूर्ण स्थूल में होने वाली घटना है। यह संपूर्ण स्थूल में होने वाली घटना। पंखा बंद कर दीजिए, पीछे वाला, इधर से तीसरा नंबर, उधर से तीसरा नंबर वाला टिप दीजिएगा। हाँ हो गया, है ना? यह संपूर्ण स्थूल में होने वाली घटना है। कोई दिक्कत है? अब चलिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, यह जो है अधिशोषण जब भी होगा तो उष्मा बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? उष्मा बाहर। अधिशोषण में, अधिशोषण में क्या होगा? उष्मा बाहर निकलेगा। उष्मा क्या होगा? बाहर। यानी कि उष्मा जब बाहर निकलता है उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी, और जब उष्मा अंदर लिया जाता है तो उसको कहते हैं उष्मा शोषी। समझे कि नहीं? तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अधिशोषण जो है यह उष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। यह उष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। कोई दिक्कत? यह उष्मा क्षेपी प्रक्रिया है, जबकि यह उष्मा शोषी नहीं है, न उष्मा क्षेपी है। इसमें उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है अवशोषण में, चूंकि उसको ऑब्जर्व करना है सिर्फ, इसलिए इसमें उष्मा का कोई लेना देना नहीं है। इसमें उष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें, है ना, इसमें उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, आप लोग सभी बच्चे दूसरा लेसन याद रखिएगा, कभी भी हम टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए विलियन है दूसरा चैप्टर में ना, विलियन का टेस्ट कभी भी हो सकता है, इसलिए आप लोग तैयारी में रहिएगा, रोज पढ़िएगा। दूसरा तीसरा चौथा जितना चैप्टर पढ़ाए हैं सबको रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। नोट्स बनवा दिए हैं ना, पूरा ध्यान में लगाए हुए रखिएगा, समझे कि नहीं? तो चलिए, यह उष्मा क्षेपी प्रक्रिया है, इसमें उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अधिशोषण में जो माने अधिशोषण जब प्रारंभ होती है ना, तब प्रारंभ में अति तीव्र दर से, समझे कि नहीं, अधिशोषण की क्रिया होती है, और कुछ समय के बाद फिर यह क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। लेकिन अवशोषण में जो है, अवशोषण का जो दर होता है वो एक समान होता है। कैसे होता है? एक समान, धीमा और तेज नहीं होता। लेकिन ये पहले क्या होगा? अधिशोषण जैसे पहले जब ऑब्जर्व कर रहा है वो तो तेजी से कर लेगा, खींच लेगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। फिर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि अधिशोषण जो है प्रारंभ में अति तीव्र होता है। अधिशोषण प्रारंभ में अति तीव्र होता है। अधिशोषण प्रारंभ में अति तीव्र होता है, अति तीव्र होता है। कुछ समय बाद क्या हो जाता है? इसकी दर जो है बहुत धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कुछ समय बाद धीमी हो जाती है। समय बाद क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, और कुछ समय के बाद होती ही नहीं है। समझे कि नहीं? लेकिन इसमें देखिए, तीसरा में
इसमें क्या होगा, अवशोषण का दर एक समान होता है, अवशोषण का दर एक समान होता है, अवशोषण का दर एक समान होता है। कोई दिक्कत है? एक समान होता है। ये इतना अंतर आपको याद रखना होगा, एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको लिखना होगा। कोई दिक्कत है? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप लोगों का फिजिक्स भी क्या चैप्टर हो गया है? 7 में पहुंच गए हैं। देखिए 12 क्लास का 7 में पहुंच गया है फिजिक्स में। आप केमिस्ट्री में क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? 5वां। बायोलॉजी में अभी पहला भी स्टार्ट नहीं हुआ है, होगा। समझेंगे नहीं? धीरे धीरे सारा चीज हो जाएगा। आपको हम बता रहे हैं कि आप यही से समझ लीजिए कि 12 क्लास हो या 11th क्लास हो या 10 क्लास हो या 8 क्लास या 9th क्लास हो, हम लोग बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान देकर के सब काम करते हैं। समझे कि नहीं? कि बच्चों का कुछ छूटे नहीं, चैप्टर वगैरह नहीं छूटे। तो यहां तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब हम लोग पढ़ लेते हैं अधिशोषण के प्रकार। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? अधिशोषण। मैथ की क्या स्थिति है? मैथ में भी 5-6 चैप्टर हो गया। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अधिशोषण के प्रकार पढ़ लेते हैं। अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। देखिए अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो यह कितना इसका प्रकार है? 2। कितना प्रकार है? 2 प्रकार है। 2 प्रकार है। एक जो हो गया, यह हो गया भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और एक हो गया रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। एक हो गया भौतिक अधिशोषण और एक हो गया रासायनिक अधिशोषण। कोई दिक्कत है? अब हम लोग देख लेते हैं भौतिक अधिशोषण को। किसको देख लेते हैं? भौतिक अधिशोषण को। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण समझा एक के तुरी देते हैं। समझे कि नहीं? समझा एक के तुरी देते हैं। कैसे समझाते हैं देखिए। भौतिक अधिशोषण जैसे देखिए कैसे समझाएं इसको, ऐसे समझाते हैं। भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण समझिए। देखिए जैसे मान के चलिए शादी विवाह का समय खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग मेकअप तो करिए लेते हैं, है कि नहीं? अब यहां पे समझिए, जब आपका मेकअपवा, बात समझ में आ रही है ना? जो लगाए हुए रहते हैं, पूरा नहीं क्रीम उम लगा, पहले क्या लगाते हैं आप लोग? तो पहले मुंह धो लीजिएगा, मुंह धोने के बाद कोची लगाते हैं, तो ऐसे ऐसे कर करके कुछ लगा के साट लेते हैं। उसके बाद उसको हटाते हैं, उसके बाद क्या साट लेते हैं? तो बड़ी मनी पाउडर मार लेते हैं। फिर बड़ी मनी पाउडर के बाद जो है से बढ़िया कंपनी का फिर लगा लेते हैं। माने चेहरा आपका चेहरा नहीं रहता है। समझे कि नहीं? चेहरा आपका चेहरा नहीं रहता है। मतलब ये है कि नहीं? झुमकी, झुमकी वाला देखे ना, झुमकी ललटनवाई वाला, झुमकी है। क्या है ये? झुमकी। देखिए ध्यान से, झुमकी है। देखो तो हंस रही है झुमकिया, है कि नहीं? ये झुमकिया क्या कर लिया? खूब बढ़िया से मेकअप किया है। देखो यहाँ पे क्या कर लिया है? मेकअप। देखो ना कितना बढ़िया से मेकअप कर ले है इसे, खूब बढ़िया से देखो मेकअप कर लिया है। अब मेकअप कहाँ जाके करवाई है? बजरिया में, गोह बजरिया में। कहाँ पे? गोह बाजार में मेकअप। बड़ी बड़ी मेकअप की दुकान खुलल है कि नहीं? आदमी बदल देता है सर, इतना बढ़िया मेकअप करता है सर, है कि नहीं? तो मुंह आपका कुछ रहेगा, बना देगा कुछ। तो ये है ना, ये मेकअप कर लिया। देखिए मेकअप कर लिया। अगर इन मेकअपवा को नहीं समझे, खुरपी से तोड़ के निकाल रहे हैं, आसानी से निकल गया। तो अगर मेकअपवा ये है, समझिए बात को, अगर ये मेकअपवा आसानी से निकल गया
तो ये हो गया आपका भौतिक अधिशोषण। ये क्या हो गया? भौतिक। लेकिन अभी गोह में ऐसनो मेकअप हो रहा है जो इसके पहले जो है अंबुजा सीमेंट लगा के किया जा रहा है। अंबुजा सीमेंट के जोड़ पर अगर कर दीजिएगा तो कवरेगा जल्दी? बोलिए कवरेगा जल्दी? नहीं कवरेगा। कवरेगा तो बताइए, कवर सकता है जल्दी? नहीं। तो जब कोई बाहरी पदार्थ किसी पदार्थ पर जा करके चिपक जाए, क्या हो जाए? चिपक जाए, यानी कि एकत्रित हो जाए, तो ये आसानी से कवर गया। क्या है? तो एकर गलिया के बीच, आई मेकअपवा के बीच जो बलवा लग रहा है वो कमजोर है, तभी ना कवर जा रहा है। बात समझिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन अगर अंबुजा सीमेंट पहले लगा दिए, पूरा बालू उलू डाल करके अंबुजा सीमेंट लगा दिए, पहले सीमेंटवा लगा दिए। कौन सीमेंट आपके यहां लगता है? अंबुजा कि दूसर? जो सीमेंट लगा करके तब मेकअपवा लगा देंगे, तो ये अगर हम लोग जेसीबी से भी कवारेंगे तो जल्दी कवरेगा? नहीं कवरेगा। कवरेगा? नहीं कवरेगा। समझ में आ रही है बात ना? तो जब ये नहीं कवरेगा तो वो हो जाएगा रासायनिक अधिशोषण। और आसानी से जब मैंने, चूंकि उसके बीच में क्या हो जाएगा, एक गलिया के बीच में है ना, आई मेकअपवा के बीच में जो बलवा लग रहा है, रासायनिक बंधनमा जो है इतना ना मजबूत है कि वो कह रहा है कि हम कवरेंगे लेकिन गाल सहित नोच के कवरेंगे। समझे कि नहीं? हम गाल उल सहित लेके निकल जाएंगे, यानी कि बहुत जोर है, कस के लगा हुआ है कि नहीं? फेविकोल डाल करके है ना, वो मेकअप कैसे करल है? फेविकोलवा डाल करके। समझे कि नहीं? तो वह हो गया रासायनिक अधिशोषण। लेकिन आसानी से गलिया से कवर जा रहा है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण। आ गया समझ में? आ गया समझ में? यही बताइए, क्या लिख दीजिएगा वहां परीक्षा में? मुझे समझाने के लिए बताए। ये कैसे बताए हैं? समझाने के लिए। आई के है? जोर से बोलिए। झुमकी। हाँ, ये झुमकी रानी है। समझे कि नहीं? पूरा मजा लेकर पढ़ रही है, ठीक है कि नहीं? चलिए, पढ़ाई में यही होना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत है? तो इसको समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जब हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत होगा। परिभाषा वही से बनाते हैं, एक मुंह देख करके परिभाषा बना रहे हैं। जैसे देखिए, ई क्या है? अब यहां बात समझिए। ई जो है, ये जो मुहुआ एकर है, वो क्या है? अधिशोषक। वो क्या है? अधिशोषक। और जो बाहरी कनवा आकर के जो मेकअपवा करल है, क्या है? अधिशोष से है। ये क्या है? अधिशोष से है। तो जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच कमजोर, कमजोर के मतलब दुर्बल, कमजोर का मतलब दुर्बल भंडरवाल बल बंध बनता है, तो उसको भौतिक अधिशोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें जो उष्मा होगा, उष्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। पढ़ाए हैं एंथैल्पी, जिसको डेल्टा एच बोले थे। तो इसका जो डेल्टा एच होगा, यानी कि जो ऊर्जा निकलेगी ऐसा करने से, वह कितना होगा? तो वह ज्यादा बहुत कम है, चूंकि कमजोर है। तो कमजोर का ऊर्जा कितना होगा? 20 से लेकर के 40 किलो जूल प्रति मोल होगा। समझ में आ गई बात ना? अब चलिए बात कीजिए हम लोग रासायनिक का, रासायनिक अधिशोषण का। तो अब देखिए ध्यान से, ई हो गया क्या चीज? अधिशोषक। ई क्या है? मेकअप क्या है? अधिशोष। तो जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच रासायनिक बंधन, उसी को बोलते हैं संयोजक, सहसंयोजक बंधन, प्रबल हो, प्रबल हो मैंने मजबूत हो, क्या हो? मजबूत रासायनिक बंधन हो, मजबूत सहसंयोजक बंधन बनता हो, तो ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो कबारने में उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो उसका एंथैल्पी ज्यादा होगा। तो उसका एंथैल्पी जो है 80 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी में दिया हुआ है 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। लेकिन ये वाला जो किताब है कि नहीं, देखिए जो मेरे सामने जो किताब है, इस किताब में दिया हुआ है 80 से 400 किलो जूल प्रति मोल। तो हम लिखते हैं एनसीईआरटी वाला बतिया 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। कोई दिक्कत? एक के बार में भौतिक अधिशोषण
और रासायनिक अधिशोषण समझ में आ गया। अब इसी को भाषा बना करके लिख दीजिए। अब इसी को भाषा बनाकर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा। तो क्या लिखेंगे, देखिए देखिए ध्यान से, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण कैसे कहेंगे, बोलिए कि जब अधिशोषक, जैसे ये है गोल पार दिए, एकरा पर सब पर कोई कण आकर के चिपक गया है, इसे इसे है कि नहीं, तो चिपक गया कण आकर के, समझे कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे कि जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच, जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच, अधिशोष्य के बीच, जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच है ना, कैसा, कमजोर यानी कि दुर्बल, क्या लिख देते हैं, दुर्बल, वांडर वाल्स बंद हो, बनता हो। अगर समझ में, वंडरवाल्स बंध बनता है, समझे कि नहीं। तो ऐसे अधिशोषण को, तो ऐसे अधिशोषण को, ऐसे अधिशोषण को क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है, भौतिक अधिशोषण कहा जाता है, अधिशोषण कहा जाता है। अब बताइए इसका एंथैल्पी, तो एंथैल्पी कितना बताए थे, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है ना। इसका एंथैल्पी, एंथैल्पी है कि नहीं, कितना होता है एंथैल्पी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डेल्टा एच, कितना होता है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, समझे कि नहीं, होता है। ये तो हो गया किसका, भौतिक अधिशोषण। इसके बारे में पढ़े, भौतिक अधिशोषण। अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अधिशोषण। क्या देख लेते हैं, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण कैसे बोलेंगे, है ना, कि जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच, जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच प्रबल रासायनिक बंध, रासायनिक बंध जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध बनता है। क्या है, बंध बनता है, रासायनिक है ना, बंध बनता है, बंध बनता है। तो ऐसे अधिशोषण को, तो ऐसे अधिशोषण को, अधिशोषण को क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। और इसका एंथैल्पी बताइए, इसका एंथैल्पी कितना होता है, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। क्लियर हो गया, किलो जूल प्रति मोल होता है। कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। अब यहां पे देखेंगे हम लोग भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। क्या देखेंगे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक
अधिशोषण में अंतर कोई दिक्कत? भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो निम्नलिखित अंतर है कि नहीं? हम लोग कैसे लिखेंगे? भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में निम्नांकित अंतर है या निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है, कोई दिक्कत? निम्नलिखित अंतर है। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है देख लीजिए। तो एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? भौतिक अधिशोषण, और एक तरफ क्या लिखेंगे? रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, कोई दिक्कत है? में अंतर देख लीजिए। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। पहला अंतर क्या है तो ध्यान से समझिए। पहला अंतर, अभी तो आप लोग पढ़े कि इसमें दुर्बल वंडरवाल्स बल्स काम करता है, समझे कि नहीं? तो इस बात को हम लिख देते, कोई दिक्कत है? क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए जोर से, कि इसमें दुर्बल वंडरवाल्स बंध कार्य करता है। कार्य करता है। इसमें रासायनिक बंधन कैसा था? प्रबल। कैसा था? प्रबल। इसमें प्रबल रासायनिक बंध जिसको हम लोग सहसंयोजक बंध बोले थे, रासायनिक बंध कार्य करता है, कार्य करता है। कोई दिक्कत है? हो गया। इसमें जो उष्मा निकलती है यानी कि डेल्टा एच कितना है? तो इसमें डेल्टा एच कितना था? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। और इसमें इसका एंथैल्पी बता दीजिए। 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। कोई दिक्कत है? तीसरा अंतर देख लीजिए। तीसरा अंतर देख लीजिए क्या है? तीसरा अंतर, अगर ताप बढ़ेगा, है ना, ताप बढ़ाते हैं या बढ़ने पर, बढ़ने या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अगर टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा तो ये जो भौतिक अधिशोषण है, भैया इसमें ताप आप बढ़ा ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं? बढ़ाइएगा तो भौतिक अधिशोषण और कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण आसानी से निकल जाना चाहिए, है कि नहीं? तो भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा? तो भौतिक अधिशोषण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसमें भी टेम्परेचर ये नहीं कि ऐसा कर दीजिए कि लहरिए जाए, है कि नहीं? जितना भर अभिक्रिया हो सके, समझे कि नहीं? जितना भर अभिक्रिया हो सके। तो अगर ताप बढ़ेगा, ताप क्या हो जाएगा? बढ़ने पर या बढ़ाने पर, ताप बढ़ने या बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा। रासायनिक अधिशोषण क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात है? ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी और भौतिक अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कब? ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर। क्लियर हो गए? अब देख लीजिए चौथा,
चौथा अंतर देखिए, अगर दाब को बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, तो प्रेशर अगर लगा देंगे, दाब बढ़ेगा तो भौतिक दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसका दाब अगर बढ़ा दीजिएगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन इतना ना कम बढ़ेगा, है ना, कि न के बराबर बढ़ेगा, माने अल्प मात्रा में बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। कैसे, अल्प मात्रा में। कैसे, अल्प मात्रा में। क्लियर हो गया, कैसे बढ़ेगी, अल्प मात्रा में। और देख लीजिए जरा सा, और इसमें एक दो चीज लिखवाते हैं अंतर में। पांचवा क्या बता रहे हैं, पांचवा और क्या हो सकता है, अच्छा, पांचवा क्या हो सकता है, यह बहुपर्तीय घटना है। कैसा है, बहुपर्तीय। यह बहुपर्तीय, बहुपर्तीय का मतलब बहुत सारे परत में है कि नहीं। जैसे आप क्या देखते हैं भौतिक, जब आप में कपड़ा लगाते हैं तो 1 तुरी 2 तुरी 3 तुरी 4 तुरी 1 मिनट तो बढ़ने लगता है ना। तो यह बहुपर्तीय घटना है। और ये क्या है, एकल पर्तीय। यह क्या है, एकल पर्तीय है। यह एकल पर्तीय घटना है। क्लियर हो गया। यह कैसा है, एकल पर्तीय। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय है। यह विक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय है। और यह कैसा है, अनुत्क्रमणीय। पढ़े ना रासायनिक अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया सब पढ़ाए हैं ना जी। तो यह प्रक्रिया केमिस्ट्री में 10th क्लास में पढ़ना है। यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय है। कैसा है, अनुत्क्रमणीय है कि नहीं, अनुत्क्रमणीय है जी ना जी, ऊपर में अनुत्क्रमणीय है। अब इसके बाद पढ़ लेंगे हम। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलिए आगे देखिए, अब हम पढ़ा रहे हैं आपको विशोषण। क्या पढ़ा रहे हैं, विशोषण। विशोषण, विशोषण बोले तो क्या चीज, तो विशोषण बोले तो कहते हैं डिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको, डिजॉर्प्शन। यानी कि देखिए ध्यान से, डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, विशोषण। मेकअप लगा लिए, पूरा बढ़िया से हो गया मेकअप। अब उसको कवारना है कि नहीं है, तो वो अब धीरे धीरे यहां पर जो मेकअपवा हुआ था मैया के झुमकिया के, देख रहे ना। अब मेकअपवा हो करके जो, या कोई रंग लगा दिया, आ रहा है तुरंत एक मिनट में, है ना, या रंग लगा दिया। क्या लगा दिया, रंग। तो ये रंग जो लगा दिया, तो अब इसको कवारना है ना। अब इसको क्या करना है, कवार देना है, कवार देना, हटा देना है। तो अब हटा जब दीजिएगा तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विशोषण। इसी चीज को क्या कहते हैं, विशोषण। तो ये क्या है, सतह है, अधिशोषक हो गया। ये क्या है, अधिशोष्य। तो अधिशोषक से अधिशोष्य को हटा देना विशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात। तो क्या बोले हम लोग, क्या इसकी परिभाषा लिखे, हाँ क्या बोले परिभाषा, अधिशोषक की सतह से, अधिशोषक की सतह से किसको हटाना है जी, अधिशोष्य को हटा देना है। अधिशोष्य को हटाना क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है।
विशोषण कहलाता है। कहलाता है, कोई दिक्कत है? विशोषण कहलाता है। अधिशोषण की सतह से अधिशोष्य को अलग करने की प्रक्रिया लिखिए। अधिशोष्य को अलग करने की प्रक्रिया, तब अच्छा लगेगा ज्यादा। अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब लिखिए, अब हम लोग जानते हैं शोषण, सॉर्प्शन। क्या लिखेंगे अब? शोषण। अगला टॉपिक पढ़ेंगे शोषण। तो शोषण को क्या बोलेंगे? सॉर्प्शन। कोई दिक्कत है? अब सॉर्प्शन पढ़ेंगे, यानी कि शोषण। समझे कि नहीं? आप कहीं कहीं जाते हैं, अब फटाक से खाए के फेरा में कुर्सी पर बैठ जाते हैं। किस पे बैठ जाते हैं? कुर्सी पर। देखबो नहीं करते हैं कि कुर्सिया पर पानी गिरल है कि ओकरा पर रहता है पानी गिरा हुआ। आप बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते हैं तो पनिया क्या हो जाता है? उसमें अधिशोषण होने लगता है। पानी का क्या होता है? अधिशोषण। अधिशोषण के बाद क्या होता है? अवशोषण। और जैसे ही अवशोषण होगा तब आपका भींजेगा, अरे पूरा एकदम मजा पड़ी, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, तो देखें क्या पनिये पर बैठ गए। पनिये पर अधिशोषण में पता नहीं चलेगा। अधिशोषण में जाइएगा तो गप से बच जाएगा, मैंने सोख लिया है। अवशोषण में पता चल जाएगा। जब वो अवशोष लेगा, पूरा जगह फैल जाएगा, तब आपको ठंडा ठंडा लगेगा, कूल कूल, है कि नहीं? और जब ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा पीछे, तो कहिएगा कि अरे ऐसे क्यों रहता है? पानी लगल है, अरे तो रसगुल्ला वाला मिठाइया गिरा था वही लग गया, अरे बाप, है कि नहीं? तो बात समझ आ रही है ना? तो जब अधिशोषण और अवशोषण, फिर से समझिए, जब अधिशोषण, अधिशोषण के बाद क्या चीज? अवशोषण। दोनों घटना अगर एक के साथ हो जाए तो उसी को कहते हैं शोषण। उसी को क्या कहते हैं? शोषण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12वां क्लास बच्चा की पढ़ाई बना दी है कि नहीं बना दी है? उसी को क्या कहेंगे? शोषण। क्या बोल रहे हैं कि जब अधिशोषण, फिर से समझिए, जब अधिशोषण और अवशोषण जब अधिशोषण और अवशोषण की घटना एक साथ हो, शोषण की घटना एक साथ हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे शोषण कहते हैं। शोषण कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसे क्या कहते हैं? शोषण। और सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर आप सूती कपड़ा पहन ले हैं तब तो आओ मजा आने वाला है कि नहीं? सूती कपड़े में रंग का लगना, सूती कपड़े में रंग का लगना क्या कहलाएगा? शोषण। दोनों प्रक्रिया एक साथ हो जाएगा। पहले तो सोखेगा और फिर एकदम छाप छोड़ देगा, एकदम लाल हरियर पियर बुल्लू, है कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? शोषण। क्या बोलेंगे? शोषण। क्लियर हो गया? हाँ? अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण का प्रयोग, अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? अधिशोषण का अनुप्रयोग। आइए, अधिशोषण का अनुप्रयोग, अधिशोषण का अनुप्रयोग, है ना? अगर हम लोग बात करेंगे तो यूज ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या? यूज ऑफ एडजॉर्प्शन। समझ में आ गया बात? इसका प्रयोग कहां कहां होता है? पहला, तो इसका प्रयोग होता है कहां? उच्च निर्वात बनाने में। कैसा बनाने में? उच्च निर्वात बनाने में। उच्च निर्वात बनाने में, ऐसा निर्वात बनाना है कि जिसमें बाहरी कोई हवा हुआ उसमें ना आए। समझे कि नहीं? तो उच्च निर्वात बनाने में। दूसरा, गैस मास्क बनाने में, जहरीली गैस से बचने के लिए, है ना, जो मास्क लगाया जाता है उसको बनाने में, गैस मास्क बनाने में। समझे कि नहीं? खासकर कोयला के खदान में लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। समझे कि नहीं? नमी को नियंत्रित करने में, नमी को नियंत्रित करने में, नमी को नियंत्रित करने में, अरे भैया नियंत्रित करने में। देखिए, अगर अधिशोषण का तो क्या? एक परत बैठना, परत अगर मोटा होगा तो क्या हो जाएगा? नमी कम हो जाएगा। नमी नियंत्रित होगी कि नहीं होगी? है ना? जैसे हम लोग कहते हैं
सिलिका जेल जो होता है या एल्यूमिना जेल जो होता है, एल्यूमिना जेल जो होता है वो क्या करता है, ज्यादा पानी को सोखता है कि नहीं? किसको सोख लेता है? ज्यादा पानी को सोखता है कि नहीं? जैसे आप देखिए ना, कहीं भी पानी है तो बोरा वोरा रख दीजिए, सोख लेता है पानी की नहीं सोख लेता है? तो अधिशोषण, तो उसके उपयोग में, या हम कह सकते हैं अधिशोषण का अनुप्रयोग होता है अक्रिय गैस को पृथक करने में। किसको? अक्रिय गैस को पृथक करने में, अक्रिय गैस को पृथक करने में, माने अलग करने में, पृथक करने में। और कहां प्रयोग होता है? तो और इसका प्रयोग होता है विसमांग उत्प्रेरण में। कहां पे? विसमांग उत्प्रेरण में, विसमांग उत्प्रेरण में इसका प्रयोग होता है। इसका अनुप्रयोग पढ़ लिए, कोई दिक्कत? अब जो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे उसका नाम है उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। क्या नाम है? उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उत्प्रेरक बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कैटालिस्ट, और उत्प्रेरण को बोलते हैं क्या चीज? कैटालिसिस, है कि नहीं? सिस है ना, SIS लग गया अंत में, और YST लगा, तो कैटालिस्ट बने उत्प्रेरक, और कैटालिसिस मीन्स उत्प्रेरण। समझे कि नहीं? उत्प्रेरक क्या है? तो देखिए, उत्प्रेरक, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया बोले तो जैसे मान के चलिए कि A और B अभिक्रिया किया, तो A और B अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया? AB। इसी अभिक्रिया को AB जो बना रहा है, ये बनाने में बहुत तेजी से बना दे या और लेट करके बना दे, तो उत्प्रेरक का यही काम है। जो साधारण प्रतिक्रिया है, साधारण अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे या फिर घटा दे। उसकी दर को क्या करे? या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। वही काम है किसका? उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक सीधे तौर पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक अगर यहां पे कोई 5 ग्राम लोहा रख दिए तो जितना रखे हैं उतना ही बाहर निकल जाएगा, वह अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता है। सिर्फ अभिक्रिया की दर को या तो तेज कर देता है या उसको कम कर देता है, यानी कि अभिक्रिया की दर में वह परिवर्तित कर देता है। यानी कि यह बनने की क्रिया जहां 10 मिनट लग रही होगी तो उत्प्रेरक डाल देंगे तो हो सकता है कि वह 15 मिनट में बने या 10 के बजाय 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाए। समझ में आ रही है बात ना? तो वही बात बोला जा रहा है कि उत्प्रेरक क्या करता है, तो किसी भी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन वो करता है। उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? तो वे रासायनिक पदार्थ, समझ में आ रही है बात? वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तित। एक ही लाइन में लिख दीजिए, परिवर्तित कर देता है। हम इससे इसलिए बोले कि भैया या तो कम कर दे या ज्यादा कर दे, इसी को लिख दिए परिवर्तित कर दे। समझे कि नहीं? तो परिवर्तित कर देता है तथा अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद बिना किसी परिवर्तन के, अभिक्रिया के बाद बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के अपने पूर्व रूप में बाहर निकल जाता है। परिवर्तन है ना, परिवर्तन के, एक मिनट, अभिक्रिया के बाद बिना किसी परिवर्तन के, ठीक हो गया यहां तक? अपने, है ना, अपने पूर्व रूप में बाहर निकल जाता है। पूर्व रूप में बाहर निकल जाता है। बाहर क्या करता है? निकल जाता है। उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उसे
उत्प्रेरक कहते हैं। आया समझ में? उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। जैसे देखिए, हमको कहने का मतलब है कि हम नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराए और क्या बना दिया? अमोनिया। क्या बना दिया? अमोनिया। यह अभिक्रिया कैसे हो रही है? तो धीमी गति से। कैसे हो रही है? धीमी गति से। अब इसमें हम उत्प्रेरक के तौर पर डाल देते हैं एफी। क्या डाल देते हैं? एफी। एफी क्या है? उत्प्रेरक है। एफी क्या है? उत्प्रेरक है। कोई दिक्कत? जैसे ही इसको डाल दिए, अब इसकी अभिक्रिया जो धीमी थी वह तेजी से हो जाएगी। वह क्या हो जाएगी? तेजी से। जैसे ही इसको डाले और तेजी से अमोनिया बना, तेजी से NH3 बना। तो अगर तेजी से बन गया तो किसकी वजह से बना? एफी की वजह से। किसकी वजह से? एफी की वजह से। और एफी बाहर निकल जाएगा अपने आप, कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ उसको क्या कर दिया? तेज कर दिया। जैसे हमारे रहने से आप लोग बुलंद रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो हम उत्प्रेरक की तरह काम कर रहे हैं। कोई है क्या? हम उत्प्रेरक की तरह का, हमको देखते ही आप लोग बुलंद हो जा रहे हैं, तो हम उत्प्रेरक हो गए। सेंटर पर खड़ा हो गए तो आप लोग एकदम छाती आप लोग का चौड़ा होगा, क्या बाहर भी तू सरहती ना गला उड़ा दे, लिख लिख पूरा एकदम। तो हम क्या बन गए? हम कुछ किए आपको नहीं, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? उत्प्रेरक का। हम काम क्या कर रहे हैं? उत्प्रेरक का। समझे कि नहीं? कोई नहीं है तो भूत धर लेगा, और हम खड़ा है तो भूत धरेगा? नहीं धरेगा। क्या है? तो बीतू सर है ना, भूत कहां से धरते? हम उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? उत्प्रेरक का। आपके डर को खत्म कर दे रहे हैं। तो यह हो गया उत्प्रेरक। इसी घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरण क्या है? देखिए ध्यान से, उत्प्रेरण क्या कहेंगे? उत्प्रेरण किसको कहेंगे? तो उत्प्रेरण कहेंगे कि उत्प्रेरक के उपयोग से, उत्प्रेरक के उपयोग से, ध्यान समझिए, उत्प्रेरक के उपयोग से रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाने की घटना, परिवर्तित हो जाने की घटना, हो जाने की घटना। उत्प्रेरक के उपयोग से रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। उसी घटना को क्या कहेंगे? उत्प्रेरण। ये जो होता है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, एक होता है विसमांगी उत्प्रेरण। और ये दोनों के दोनों हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मजा आया? अच्छा लगा?